बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की कविता मेघ आए उसकी व्याख्या समझेंगे। मेघ आए कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविता की भाषा है वो बहुत ही सहज एवं लोक जीवन की महक लिए हुए है। उनकी भाषा में चित्रात्मकता भी है। उनकी कविता में काल्पनिकता के दुर्लभ चित्र मिलते हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कविताओं में उपमा, रूपक और मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अब बच्चों बात करते हैं कविता की। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इसमें कवि ने बादलों का मानवीकरण किया है दामाद के रूप में, शहरी दामाद के रूप में। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो, जब कोई शहर का व्यक्ति गांव में आता है तो गांव के व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक उसे देखते हैं, उनका इंतजार करते हैं, स्वागत करते हैं बहुत अच्छे से। तो गांव की संस्कृति में और शहर की संस्कृति में बहुत अंतर होता है। और वैसे ही जब बादल आते हैं तो सबके मन उत्सुकता से भर जाते हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं, सब बहुत खुश होते हैं और उनका इंतजार करते हैं कि कब जो मेघ है वो बरसेंगे और सबके मन में प्रसन्नता भर जाएगी। तो इस तरह से कवि ने इस कविता में मेघों का मानवीकरण शहरी दामाद के रूप में किया है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। एक साल बाद आए इस मेहमान को देखकर एक और स्वागत, सत्कार और उल्लास का वातावरण है, तो दूसरी तरफ लंबे समय के उपरांत आने के कारण शिकायतें भी हैं, उल्हाना भी है नायिका का, जो प्रेमिका है। कवि ने प्रकृति का भी इस कविता में बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसने बादलों को पाहुन अर्थात मेहमान के समान बताया है। एक साल के इंतजार के बाद जब बादल आते हैं तो ग्रामीण लोग बादलों का स्वागत उसी प्रकार करते हैं जैसे कोई दामाद का करता है। कवि कहता है कि बादल बन ठन कर संवर कर आए हैं। उनके आने से पहले ठंडी ठंडी हवा नाचती हुई चलने लगती है। चारों ओर खिड़की दरवाजे खुलने लगते हैं। झुके हुए पेड़ गर्दन उचकाकर मेघ रूपी मेहमान को देखने लगे हैं। आंधी चलने से गलियों की धूल ऐसे उड़ने लगी है मानो कोई लड़की घाघरा उठाए भाग रही है। नदी भी ठिठक कर घूंघट सरकाकर मेहमान को देखने लगी है। बूढ़ा पीपल मेहमान का स्वागत कर रहा है आगे झुककर। और नायिका भी अपने प्रेमी यानी कि पति से शिकायतें कर रही है एक साल बाद आने की। तालाब भी खुशी में परात में पानी भर लाया है। तो बहुत सारी बातें, मतलब कवि ने प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण किया है जो अपने आप में अद्भुत है। चलिए अब आते हैं कविता की व्याख्या पर। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि कहता है कि मेघ रूपी शहरी मेहमान के रूप में मानवीकरण करते हुए कि मेघ रूपी मेहमान सज धज कर आए हैं। उनके आने पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, अर्थात मेहमान के आने पर गांव की लड़कियां बालिकाएं उनके स्वागत में नाचने गाने लगी हैं। हवा के चलने से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं, अर्थात मेहमान को देखने के लिए सभी अपने दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि शहर का कोई व्यक्ति गांव में दामाद बनकर आया है। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, कि शहर का कोई व्यक्ति गांव में दामाद बनकर आया है। पाहुन का अर्थ होता है दामाद। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ रूपी शहरी मेहमान बन ठन कर सज सवर कर आए। बच्चों, यहाँ पर बादलों का मानवीकरण शहरी मेहमान के रूप में ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार होती है हवा, और हवा का मानवीकरण किया गया है गांव की बालिकाओं के रूप में। और मैंने प्रयास किया है कि दोनों अर्थ साथ साथ बताऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मेघों के अर्थ में भी व्याख्या बताई है और मेहमान के यानी कि दामाद के अर्थ में भी साथ साथ अर्थार्थ करके व्याख्या बताई है। अलंकारों की बात करें इसमें तो आगे आगे बन ठन अनुप्रास अलंकार पहली पंक्ति में, आगे आगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, नाचती गाती अनुप्रास अलंकार, और गली गली में फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है।
तो इस तरह से इन काव्यांश में अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार है। अब चलते हैं सेकंड काव्यांश पर। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं सेकंड काव्यांश की व्याख्या। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। हवा के वेग के कारण पेड़ों की डालें भी हिलने डुलने लगी हैं। यानी कि जब बादल आते हैं, आपको पता ही है भली भांति कि जब बादल घिरकर आते हैं तो ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगती है और हवा के वेग के कारण पेड़ों की डालें भी ऊपर नीचे हिलने डुलने लगती हैं। अर्थात इसका दामाद के रूप में क्या अर्थ है? ग्रामवासी गर्दन उचका उचका कर उत्सुकतावश मेहमान को देखने का प्रयास कर रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब हवा ने आंधी का रूप ले लिया है, यानी कि हवा की गति बढ़ गई है, आंधी बन गई है और वातावरण में धूल का गुबार सा बन गया है। जब बहुत तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तो बच्चों आपने देखा होगा धूल का गुबार सा बन जाता है, गुब्बारा सा बन जाता है। अर्थात धूल रूपी नववधु अपना घाघरा संभाले तीव्र गति से मेहमान के आने की सूचना देने के लिए मानो भाग रही है। क्या कह रहा है कवि कि ऐसा लग रहा है वो धूल का गुबार देखकर आंधी में कि धूल रूपी नववधु, नवविवाहिता, गांव की कोई भी स्त्री हो सकती है, अपना घाघरा संभाले तीव्र गति से ग्रामवासियों को मेहमान के आने की सूचना देने के लिए भाग रही है। नदी ठिठकी, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। और हवा के तीव्र वेग के कारण नदी भी तिरछी होकर बहने लगी है, यानी कि नदी ने भी अपनी चाल बदल दी है। अब इसका मेहमान के रूप में क्या अर्थ है? ऐसा लग रहा है मानो घूंघट किए हुए महिलाएं अपना थोड़ा सा घूंघट सरकाकर तिरछी नजर से मेहमान को देखने का प्रयास कर रही हैं। गांव में आप भले जानते होंगे कि औरतें जो हैं घूंघट किए हुए होती हैं और जब भी कोई मेहमान आता है तो वे थोड़ा सा घूंघट सरकाकर तिरछी नजर से मेहमान को देखती हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रयास कर रही हैं। तो नदी का मानवीकरण किया गया है घूंघट किए हुए महिलाओं के रूप में। और शुरू से फिर से बता देती हूँ, पेड़ झुक झांकने लगे, यहाँ पेड़ों का मानवीकरण ग्रामवासियों के रूप में है। धूल का मानवीकरण नवयुक्ति, नववधु या नवविवाहिता के रूप में और तिरछी बहती हुई नदी का मानवीकरण घूंघट किए हुए महिलाओं के रूप में है। और मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघों का शहरी मेहमान के रूप में। तो ये था इसका अलंकार। और इसमें जो भाषा है कवि की वो बिल्कुल खड़ी बोली सरल सहज हिंदी भाषा है। अब चलते हैं तीसरे काव्यांश की तरफ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। कवि इसमें क्या कह रहा है कि हवा के वेग के कारण गांव का सबसे पुराना पीपल का पेड़ भी झुक गया है। पीपल का पेड़ जो सबसे पुराना होता है गांव में, वो भी किसके कारण झुक गया है? हवा के वेग के कारण। अब इसका शहरी मेहमान के रूप में क्या अर्थ है इसका पंक्ति का? कि ऐसा लग रहा है मानो गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति आगे बढ़कर मेहमान का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। बरस बाद सुधी लीनी, यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग है इस पंक्ति में बच्चों। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, पेड़ों की ओट से मुरझाई हुई बेल या लता बादल को एक साल बाद आने का उल्हाना दे रही है। क्योंकि बेल जो है वो मुरझा गई है बारिश के ना होने से, तो वो बादल को उल्हाना दे रही है कि तुम पूरे साल बाद तुमने हमारी सुध ली, हमारी खबर ली। अर्थात मेहमान के आने पर किवाड़ की ओर से व्याकुल नवविवाहिता पूरे 1 बरस बाद आने का दामाद को उल्हाना दे रही है। अपने प्रेमी को, अपने पति को 1 साल बाद आने का उल्हाना दे रही है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, हवा के प्रवाह के कारण तालाबों में भी पानी की लहरें उठने लगी हैं। अर्थात परिवार का कोई सदस्य दामाद के पैर धुलवाने के लिए परात में पानी भर लाया है। गांव में रीति होती है, रिवाज होता है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उसके पैर परात में धुलवाए जाते हैं। ये उनका स्वागत करने का तरीका होता है।
तो इसमें गांव के रिवाजों का भी बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ रूपी शहरी मेहमान बन ठन कर सज सवर कर आ गए। अब करते हैं यहाँ के इसमें अलंकार। बूढ़े पीपल के पेड़ का मानवीकरण किया गया है गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति के रूप में। और अकुलाई लता का मानवीकरण किया गया है व्याकुल नवविवाहिता के रूप में। और ताल यानी कि तालाब का मानवीकरण किया गया है परिवार के किसी भी सदस्य के रूप में। कोई भी सदस्य हो सकता है जो कि दामाद का पैर धुलवाने के लिए पानी लेकर आया है बारात में। तो ये थे इसमें जो अलंकार थे। और बाकी इसमें खड़ी बोली हिंदी है, सिर्फ दूसरी पंक्ति में इसमें ब्रज भाषा का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। अब आखिरी काव्यांश की तरफ चलते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। बादलों के आने पर पूरे आकाश में बादल छा गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, दामिनी मतलब बिजली, बिजली कड़कने लगी है। यानी कि क्षितिज में चारों तरफ से बरसने वाले बादल घिर आए हैं, बिजली कड़कने लगी है। और लोगों के मन में समाया हुआ भ्रम भी धीरे धीरे हटने लगा है। लोगों को जो शंका थी कि वर्षा होगी या नहीं होगी, वो शंका समाप्त हो चुकी है और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और बारिश आने से सभी की आंखों में प्रसन्नता के आंसू ढरकने लगे हैं। सबके सब्र का बांध टूट गया है। अर्थात अब मेहमान के अर्थ में इसका क्या अर्थ है? मेहमान को देखने के लिए क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। सभी ग्रामवासी अपनी छत पर इकट्ठा हो गए हैं। सभी के मन उत्साह से भरे हुए हैं। दामिनी दमकी यानी कि सभी के मन उत्साह से भरे हुए हैं। और अभी तक जो भ्रम की स्थिति थी इस नायक और नायिका का मिलन होगा या नहीं होगा, वह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि नायक और नायिका का मिलन हो चुका है और उनकी आंखों से मिलन की खुशी के अश्रु बहने लगे हैं। और मेघ रूपी शहरी मेहमान बन ठन कर सज सवर कर आए हैं। तो बिल्कुल आसान थी व्याख्या, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें अलंकारों की बात करते हैं। क्षितिज अटारी, इसमें रूपक अलंकार है। क्षितिज अटारी में दामिनी दमकी अनुप्रास अलंकार, द की आवृत्ति हो रही है। गांठ खुलना और बांध टूटना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। दो मुहावरे प्रयोग किए गए। गांठ खुलना यानी कि भेद खुलना या शंका मिटना, और बांध टूटना सब्र का बांध टूटना। और मिलन के अश्रु, मिलन के अश्रु में रूपक अलंकार है। झरझर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, इसमें आपको पता ही है मानवीकरण अलंकार है। और बड़े बंठन में अनुप्रास अलंकार है। और बांध टूटा, इसमें श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि इसके दो अर्थ हैं। तो बांध टूटना, जब बारिश आती है मूसलाधार तो जो बांध होता है डैम वो टूट जाता है। और दूसरा सब्र का बांध टूटना, तो इसमें श्लेष अलंकार भी है। तो ये थी व्याख्या। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सभी को व्याख्या समझ में आ गई होगी। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने प्रश्न मुझे भेज दीजिए, मैं उनके उत्तर अवश्य दूंगी।